नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ईरानी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप आज ओवल ऑफिस में सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे प्रेस वार्ता। ईस्टर्न टाइम के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे तक ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने की दी डेडलाइन। जंग के 38वें दिन ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले जारी। तेहरान में हमले में 13 लोगों की मौत। ईरान ने कुवैत पर किया हमला। इजराइल के लेबनान पर हमले में 15 लोगों की मौत। जंग के माहौल में भारतीय टैंकर ग्रीन आशा ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट। वहीं 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ग्रीन सानवी आज पहुंचेगा भारत। पांच राज्यों में चुनावी प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री मोदी की असम में एक के बाद एक 3 जनसभाएं। पुडुचेरी और केरलम में राहुल गांधी और अमित शाह होंगे आमने सामने। बाकी दलों ने झोंकी ताकत। किर्गिस्तान में आज से एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। युवा जोश और अनुभव के साथ भारत की मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद। और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले खबर जंग की बाद में। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये प्रेस वार्ता भारतीय समय अनुसार आज रात 10:30 बजे होगी। ओवल ऑफिस में होने वाली इस प्रेस वार्ता के दौरान सैन्य अधिकारियों के साथ मीडिया के सवालों का जवाब देंगे और ईरान में लापता अमेरिकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर जानकारी देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपशब्द कहते हुए होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज नहीं खोला तो वो उसे नर्क बना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कही। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, यानी हमला होगा। ईरान होर्मुज खोल दे नहीं तो नर्क जैसे हालात में पहुंच जाएगा। इसके कुछ घंटों बाद उन्होंने ईरान पर हमले की समय सीमा बढ़ाने का संकेत दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ट्रंप के इस पोस्ट को ईरान पर अमेरिकी हमले की डेडलाइन के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय समय अनुसार ये डेडलाइन बुधवार सुबह 5:30 बजे की है। अमेरिका ने गुरुवार को ईरान की राजधानी तेहरान को कराज शहर से जोड़ने वाले B1 हाईवे ब्रिज पर हमला किया था। ये पुल इसी साल शुरू हुआ था। इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। करीब 1050 मीटर लंबे और 136 मीटर ऊंचे इस पुल को बनाने में लगभग $400 मिलियन यानी कि करीब 3,800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो वह उसी तरह जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा कि ईरानी सेना किसी भी हमले की स्थिति के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। बागाई ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में उन सभी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जो अमेरिका के हैं या किसी भी तरह अमेरिका की मदद करते हैं। तो ईरान ने अमेरिका को भी दी पलटवार सख्त चेतावनी। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब अमेरिका और इजराइल के लिए पहले जैसा नहीं होगा। IRGC ने अपने बयान में कहा कि खाड़ी क्षेत्रों में नया ऑर्डर लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। ईरानी संसद में एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है जिसमें स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने, अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर बैन और बैन लगाने वाले देशों पर अतिरिक्त नियम लागू करने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि जहाजों को ट्रांजिट फीस ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा में चुकानी होगी। इस योजना में समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ओमान के साथ कानूनी सहयोग जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।
ईरान ने दावा किया है कि इस्फहान में अमेरिकी पायलट को बचाने के मिशन के दौरान उसके कई विमान नष्ट कर दिए गए। IRGC के अनुसार 2 C-130 विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं और अमेरिकी ऑपरेशन पूरी तरह से विफल रहा। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि F-15 के दूसरे पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक शहर की एक रिहायशी इमारत पर हुए हवाई हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना होगा। इस बीच तेहरान में शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने इन हमलों और वहां इमारतों को हुए नुकसान की जानकारी दी। साथ ही परिसर के पास स्थित प्राकृतिक गैस वितरण केंद्र पर भी असर पड़ने की बात कही। इस विश्वविद्यालय पर वर्षों से कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं क्योंकि इसका सैन्य कार्यों खासकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंध रहा है। ये मिसाइल कार्यक्रम अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड के नियंत्रण में है। ओपेक प्लस तेल समूह के 8 देशों ने वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए मई में उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार इन देशों ने उत्पादन में 2.06 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। ओपेक प्लस समूह में शामिल देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने चेतावनी दी है कि तेल अवसंरचना पर हमलों में हुए नुकसान की भरपाई में काफी समय लगेगा और आपूर्ति को पहले के स्तर पर लाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले और समुद्री मार्ग में व्यवधान तेल की कीमतों को स्थिर रखने के प्रयासों को कमजोर करते हैं, जिससे उत्पादकों, उपभोक्ताओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा की। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से ईरान में जारी संघर्ष पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने अल नहायान से बातचीत के बाद अधिक जानकारी साझा किए बिना कहा कि उनसे पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायान से पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा की। पश्चिम एशिया के इन 3 देशों के नेताओं के साथ जयशंकर की फोन पर बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई हालिया चेतावनी के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने भारत समेत अपने मित्र देशों के जहाजों को इस जल मार्ग से गुजरने की अनुमति दी है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच एक और भारतीय झंडे वाला जहाज ग्रीन आशा ने होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद से इस समुद्री गलियारे से निकलने वाला ये 9वां भारतीय टैंकर है। ये उपलब्धि भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार ग्रीन आशा एक LPG कैरियर है और इस पर 20,000 टन LPG लदी है। इससे पहले पिछले कुछ दिनों में भारतीय टैंकर शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस, जंग लाडकी, जंग वसंत, BW, TYR, BWELM होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत पहुंचे थे। वहीं आज भारतीय ध्वज वाला LPG टैंकर ग्रीन सानवी सफलतापूर्वक भारत पहुंचेगा। इस टैंकर में करीब 46,650 मीट्रिक टन LPG लदी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में LPG सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इस बीच दिल्ली सरकार ने गोदामों से सीधे LPG सिलेंडर की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इस तरह कोई भी बिक्री गैर कानूनी मानी जाएगी और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने रसोई गैस को आम लोगों के लिए, विशेषकर उनके लिए जिनके पास समुचित पते का
प्रमाण नहीं है, अधिक सुलभ बनाने के लिए पूरे शहर में 5 किलो के सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के बिक्री केंद्रों पर 11 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ये हेल्प डेस्क लोगों को नज़दीक के एलपीजी वितरकों की जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह आसानी से गैस सिलेंडर लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार रसोई गैस आपूर्ति पर कड़ी नज़र रख रही है। उन्होंने लोगों को गैस एजेंसी या भंडार केंद्रों तक जाने से मना किया है, क्योंकि बुक किए गए सभी सिलेंडर समय पर सीधे घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली में एलपीजी की आपूर्ति स्थिर रहेगी। जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी अवैध गतिविधियों के रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने कुकिंग गैस की समस्या को देखते हुए 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलेंडर लॉन्च किए हैं। हैदराबाद के साथ साथ करीमनगर में इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और भारत गैस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। बीपीसीएल अधिकारी श्रीकांत ने बताया कि ये सिलेंडर मजदूरों और बैचलर्स के लिए सुविधाजनक है और पहचान पत्र दिखाकर आसानी से मिल सकता है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर कोंडापल्ली सतीश पटेल ने कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और बिना बुकिंग के भी तुरंत सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी ऑयल कंपनीज में सोच के घर चलाने के लिए 5 केजी का सिलेंडर लाइन पे दे रहे हैं। अभी इसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ नहीं, सिर्फ आईडी कार्ड में 5 किलो का सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते। वो मिनी सिलेंडर बोलता है इसको। मिनी सिलेंडर हर व्यक्ति को दे सकते हैं जो इनका आइडेंटिटी कार्ड है, उनको वो सिलेंडर मिलेगा। ये रेट तो कम रहता और वज़न भी कम रहता, ये लेने जाने में भी आसान होता। 5 kg FCL campaign here at Karimnagar bus stand. The main aim of this campaign is to make LPG fuel easily available for small families and migrant laborers. So getting 5 kg FCL cylinder is very easy. Any customer can go to their nearest LPG distributorship and they have to carry their valid ID proof with them and they have to pay one-time deposit. Once they pay their one-time deposit, they can get their cylinder immediately. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए न्यूज़ 10 में अब बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। पहली रैली लोअर असम के बारपेटा जिले के भवानीपुर सोरभोग में होगी, जहां मोदी मंत्री रंजीत कुमार दास के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मध्य असम के होजाई में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिलादित्य देव के समर्थन में रैली करेंगे। उनकी तीसरी और अंतिम रैली अपर असम के डिब्रूगढ़ में राज्य सरकार के मंत्री प्रशांत फुकन के समर्थन में होगी। ये इस विधानसभा चुनाव में दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री असम में प्रचार करेंगे। इससे पहले उन्होंने 1 अप्रैल को गोगामुख और बेहाली में रैलियों को संबोधित किया था और डिब्रूगढ़ में चाय बागान की महिला श्रमिकों से बातचीत की थी।
राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार बुधवार को समाप्त हो जाएगा। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 4 मई को होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस के पासपोर्ट वाले आरोपों का जवाब दिया और कहा कि किसी चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए जब ऐसे आरोपों का इस्तेमाल फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ करते हैं तो उस पर ज्यादा सजा का प्रोविजन लगता है और उसकी सजा उम्र कैद है। हेमंता ने उम्मीद जताई कि पुलिस कानून की सही धारा में केस दर्ज कर जरूरी कार्रवाई करेगी। যোৱাকালি নিশা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই এফআইআৰ দাখিল কৰিছে। মই নিশ্চিত যে পুলিচে কেছ ৰেজিষ্টাৰো কৰিব আৰু পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ সাংবিধানিক আৰু আইনী দায়িত্ব পালন কৰিব। কিন্তু গোটেই দিশটোত চিন্তনীয় বিষয় এটা হৈছে পাকিস্তানী এংগল। আমি আপোনালোকক ৱেবছাইটত দেখাম যে এই গোটেই ফলছ ডকুমেণ্টছ আৰু গোটেই ফলছ যিটো ডেটা এইখিনি ড্ৰ কৰা হৈছিল এটা পাকিস্তানী সোশ্যাল मीडिया গ্ৰুপৰ পৰা। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज केरलम और पुडुचेरी में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर केरलम के तिरुवनंतपुरम में पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे अलापुजा के हरिपद में गांधी चौक से माता जंक्शन तक रोड शो करेंगे। इस रोड शो के जरिए भाजपा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी और स्थानीय मतदाताओं से सीधा संवाद साधेगी। केरलम के कार्यक्रमों के बाद अमित शाह पुडुचेरी के लिए रवाना होंगे। यहां वे मन्नाडिपेट में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता जेपी नड्डा आज असम में चुनावी प्रचार करेंगे। आज वे तिनसुकिया और लखीमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तमाम दिग्गज नेता आज मैदान में उतरेंगे। तो असम चुनाव में जेपी नड्डा की आज 2 जनसभाएं हैं। तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जनता के बीच हैं धुआंधार प्रचार के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पुडुचेरी में चुनावी प्रचार करेंगे। इसके बाद वे केरलम के त्रिशूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका ये दौरा यूडीएफ के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके बाद वे कुन्नमकुलम में बड़ी रैली और करेंगे और चेलक्कारा में, त्रिशूर में, नाटिका, कुन्नमकुलम, वडनचेरी, मन्नालूर और गुरुवायूर के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। तो त्रिशूर में भी राहुल गांधी की चुनावी जनसभा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त होने वाली है। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य भर से अब तक कुल 3,430 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अंतिम दिन बड़ी संख्या में हाई प्रोफाइल्स उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्र दाखिल करने की संभावना है, जिससे चुनावी मुकाबले को और गति मिलेगी। करूर में सबसे अधिक नामांकन दर्ज किए गए हैं, जहां 84 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके विपरीत मदुरई दक्षिण में नामांकन का स्तर सबसे कम रहा है, जहां अब तक केवल 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। और महाराष्ट्र के बारामती उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। 23 अप्रैल को होने वाले इस उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार आज बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। ये नामांकन सभी मंत्रियों, निर्वाचित सदस्यों और पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में होगा। एनसीपी अध्यक्ष सुनील थकरे ने दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने यह संकेत दिया है कि उनकी पार्टी सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जबकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वकील आकाश विश्वनाथ मोरे के नामांकन को मंजूरी दी है। पहले ये चुनाव निर्विरोध चुनाव माना जा रहा था, लेकिन अब ये प्रतिस्पर्धी होता नजर आ रहा है।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री डेंजिल डगलस का नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनकी ये भारत यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को नए क्षेत्रों तक विस्तार देने पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण आकर्षण भारत में सेंट किट्स एंड नेविस के उच्चायोग के उद्घाटन का कार्यक्रम भी है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर आज से नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी। कानूनविदों का मानना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट में शामिल वैज्ञानिक साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ASI की विशेषज्ञ टीम ने कोर्ट के आदेश पर भोजशाला परिसर का वर्ष 2024 में 22 मार्च से 27 जून तक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वे किया था। इस दौरान आधुनिक तकनीकों और GPR सर्वे के माध्यम से कई पुरातात्विक साक्ष्य जुटाए गए थे। ASI ने सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। आज से शुरू होने जा रही नियमित सुनवाई में इसी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तर्कों और साक्ष्यों पर बहस होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पहले याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सुना जाएगा, जिसके बाद आपत्तिकर्ताओं को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 11वीं सदी का ये स्मारक कमाल मौला मस्जिद है। वर्तमान में ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। हाईकोर्ट के 2 जजों ने धार में परिसर का निरीक्षण किया था। 7 अप्रैल 2003 के ASI के आदेश के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार परिसर में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार नमाज अदा करने की अनुमति है। और अपडेट सिक्किम से, जहां तेज बारिश और खराब मौसम के कारण राज्य के उत्तरी और अन्य भागों में नई चेतावनी जारी की गई है। इससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश से सड़कों को नुकसान पहुंचा है। तारुमचू के पास लाचेन सड़क का कुछ हिस्सा बह जाने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे संपर्क टूट गया है। सीमा सड़क संगठन ने कहा है कि सड़क की मरम्मत का काम जारी है, लेकिन मार्ग को पूरी तरह से बहाल करने में कुछ दिन लग सकते हैं। सुरक्षा चिंताओं और खराब मौसम के कारण मांगन जिला प्रशासन ने लाचेन में फंसे पर्यटकों को यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम में सुधार और डोंगिया ला मार्ग पर बर्फ हटने के बाद कल सुबह से फंसे पर्यटकों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और भारतीय सेना बचाव कार्यों में लगी है। इस बीच चंडीगढ़ स्थित रक्षा भूसूचना अनुसंधान संस्थान ने क्षेत्र के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नई दिल्ली में DDU मार्ग पर स्थित पार्टी के मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर वे पार्टी के संस्थापकों में से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद नितिन नवीन पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पार्टी के आगामी लक्ष्यों और योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में फैले सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पार्टी हमेशा इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत से प्रेरित होकर समाज की सेवा करने में सबसे आगे रही है। हमारे कार्यकर्ता अपनी निस्वार्थ सेवा, अटूट समर्पण और सुशासन के प्रति गहरे जुनून के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी विचारधारा और कार्यों से जुड़ सकें।
हम उन अनगिनत कार्यकर्ताओं को भी याद करते हैं जिनके समर्पण, बलिदान और दृढ़ता ने दशकों से पार्टी के विकास को आकार दिया है। भाजपा एक ऐसी पार्टी के रूप में खड़ी है जो लोगों के कल्याण को अपने दृष्टिकोण के केंद्र में रखती है। ये हमारे केंद्र और विभिन्न राज्यों में किए जा रहे कार्यों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भाजपा एक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारा सामूहिक संकल्प इस दृष्टिकोण को निरंतर आगे बढ़ाता रहे और भारत को प्रगति एवं समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आज से शुरू हो रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम इस बार बढ़े हुए आत्मविश्वास और संतुलन के साथ उतर रही है। युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और अनुभवी पहलवानों की निरंतरता ने टीम की उम्मीदों को मजबूत किया है। सभी की निगाहें 53 किलोग्राम वर्ग की पहलवान मीनाक्षी गोयत पर होंगी, जिन्होंने राष्ट्रीय चयन ट्रायल में 2 बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता अंतिम पंघाल को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। वहीं पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत और सुजीत कलकल पदक के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश,